दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के भीतर संघ को लेकर और दिल्ली से बने हुए त्रिकोण के भीतर यह सवाल लगातार बड़ा होता रहा कि अगला बीजेपी का अध्यक्ष जो भी होगा वो संघ के अनुसार होगा, यानी दिल्ली की चलेगी नहीं। लेकिन उससे पहले बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर आकर खड़ी हो गई। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होगा कौन, शिंदे ये पूछ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ये जानना चाहते हैं कि दरअसल बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बना रही है। बीजेपी ये गारंटी चाहती थी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पहले तो सहमति दे दें कि दरअसल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली का हाईकमान जो तय करेगा उस पर उनकी सहमति होगी। यह गारंटी तो मिल गई। लेकिन कल रात जो हुआ और आज सुबह महाराष्ट्र में जो हो रहा है, इन दोनों के बीच एक मोटी लकीर आरएसएस की है। यानी आरएसएस बीजेपी के अध्यक्ष पद से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर अपने चुने हुए व्यक्ति को चाहती है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल चुका था, खास तौर से लोकसभा चुनाव के वक्त ही। और उसके बाद आरएसएस ने जो गांठ बांधी और जिस तरीके से खुद को एकजुट किया, राजनीतिक रंग में रंगती हुई नजर आई और जगह जगह घूमकर, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र हो, चाहे कोंकण और कल्याण और ठाणे का ही इलाका क्यों ना हो, हर जगह पर आरएसएस के कार्यकर्ता घरों में घुसकर इस बात को बताने लगे कि अगर नहीं आए तो फिर खतरा है। यानी एक है तो सेफ है। यह मैसेज धीरे धीरे इतना बड़ा कर दिया गया कि मराठवाड़ा के भीतर भी मराठा वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आने लगा। खानदेश के भीतर भी ओबीसी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गया और राजनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत बीजेपी को मिल गई। विदर्भ में कांग्रेस के पांव उखड़ गए, मराठवाड़ा में बीजेपी की घुसपैठ हो गई। घुसपैठ का मतलब राजनीतिक तौर पर अपनी जमीन को बना लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर नया सवाल यह हो चला है कि कोई भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर गारंटी ले नहीं पा रहा है कि मुख्यमंत्री वही होंगे। संघ चाहता है मुख्यमंत्री नागपुर के ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस हो, क्योंकि उनके पहले टर्म में जिस वक्त 2014 से 2019 तक वो मुख्यमंत्री बने थे, उस दौर में आरएसएस के तमाम प्रकल्प बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रहे थे। यहां तक कि नागपुर में जो कैंसर अस्पताल खुला, उसके लिए भी संघ जो चाहता था मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस उसी दिशा में बढ़े। नागपुर यूनिवर्सिटी के भीतर की एक इमारत भी आरएसएस ने खड़ी कर डाली और पूरे महाराष्ट्र के भीतर आरएसएस जिस दिशा में बहते रहा, उसी दिशा में फडणवीस की सरकार भी चलती रही। दिल्ली ने कभी कोई हस्तक्षेप उस दौर में किया नहीं और महाराष्ट्र की राजनीति में फडणवीस दूसरे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पूरा टर्म यानी 5 बरस पूरे किए। लेकिन 2019 से 2024 के बीच की परिस्थितियों में बहुत चीजें डगमगाई। लेकिन नया सवाल तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर है और दिल्ली में आधे घंटे तक एकनाथ शिंदे से कल देश के गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात, उस आधे घंटे के बाद तकरीबन 150 मिनट तक एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार सभी बैठे। कुछ देर के लिए प्रफुल्ल पटेल की भी मौजूदगी रही, लेकिन बावजूद इसके एक बात का जवाब कोई नहीं दे पाया कि मुख्यमंत्री होगा कौन। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन जाए, उन्होंने कहा बन जाएंगे, लेकिन बताइए मुख्यमंत्री होगा कौन। यहां से कहा गया अगर आप डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं तो दिल्ली आ जाइए, उन्होंने कहा सब ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री होगा कौन। और मुख्यमंत्री होगा कौन, यह पेंच दरअसल महाराष्ट्र की उस राजनीति में जाकर उलझ गया है जहां पर मराठा या ओबीसी देवेंद्र फडणवीस दोनों समुदाय से आते नहीं हैं और राजनीति को साधना है तो मराठा समुदाय से किसी शख्स का नाम बीजेपी के भीतर से निकल कर आएगा जो आखिरी क्षणों में सामने आएगा। इसीलिए कहा जा रहा है अब तमाम बैठकें टलते टलते 1 दिसंबर को बैठक होगी। इस दौर में एकनाथ शिंदे यूं ही अपने गांव सतारा नहीं निकल गए, बल्कि सहमति कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की भी रही। देवेंद्र फडणवीस जी चाहते हैं आखिरी मूवमेंट में नहीं,
पहले ही ऐलान हो जाए कि मुख्यमंत्री वही हो रहे हैं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी सियासत दिल्ली और आरएसएस के बीच खुले खेल के तौर पर उभर चुकी है? राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति कभी लगती नहीं थी, लेकिन दिल्ली की सियासत भविष्य देखती है या मौजूदा वक्त में नेता के कद को ना बढ़ते हुए देखना चाहती है। और इन सब के बीच आरएसएस की अपनी बिसात, जो अब बहुत राजनीतिक रंग में रंग चुकी है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी ऐसे शख्स को जैसे राजस्थान में प्रयोग किए गए, मध्य प्रदेश में प्रयोग किए गए, छत्तीसगढ़ में प्रयोग किए गए, उससे पहले कर्नाटक में प्रयोग किए गए थे, उस रास्ते नहीं चला जा सकता है। तो दरअसल इस पेच के पीछे या पर्दे के पीछे का खेल है क्या? हमें लगता है इस बात को आज एक एक पन्नों के आश्रय आपके सामने खोलें, उससे पहले एक तस्वीर नहीं, दो तस्वीर देखिए। एक तस्वीर 2023 की है, यानी पिछले बरस की है। यह तस्वीर तब की है, पुणे की यह तस्वीर, जहां पर एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री हैं, बतौर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस है, बतौर डिप्टी सीएम एंट्री हो चुकी है अजीत पवार की भी, और तीनों की मौजूदगी है। तो पहले वो छोटा सा हिस्सा, और उसके बाद कल रात जब फूलों का गुलदस्ता देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को दे रहे हैं और उनके बगल में चुपचाप एकनाथ शिंदे खड़े हैं, कई सवालों को जन्म ये दोनों तस्वीरें देती हैं कि एक बरस के बाद कैसे परिस्थिति बदल गई। उसके बाद हम एक एक पन्नों को आपके सामने खोलेंगे। तो तस्वीरों का तो अपना महत्व है, लेकिन आइए महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जरा घुसकर नए मुख्यमंत्री की खोज की जाए। और क्यों देवेंद्र फडणवीस फिट नहीं बैठते हैं, या एकनाथ शिंदे क्यों चाहते हैं कि पहले सीएम का नाम तो बता दिया जाए, उसके बाद हम सहमति देंगे, क्योंकि फार्मूला बिल्कुल तय है। किसके कितने विधायक मंत्री बनेंगे यह भी फार्मूला तय है कि 50% बीजेपी के हवाले कर दिया जाए, 30% एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के हवाले कर दिया जाए, 20% एनसीपी यानी अजीत पवार के हवाले कर दिया जाए। कैटेगरली कहिएगा तो 20-21 मंत्री रहेंगे बीजेपी के। उसके बाद दूसरा नंबर 12-13 मंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे के, 7-8-9 इसके बीच में अजीत पवार के बनेंगे। यही 42 मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दरअसल महाराष्ट्र की 150 सीटें ऐसी है जिस पे मराठा वोट का प्रभाव है। दरअसल महाराष्ट्र के भीतर 100 सीटें ऐसी है जिस पर ओबीसी का प्रभाव है। और अभी तक राज्य में 18 मुख्यमंत्रियों में से 10 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय के रहे हैं। विलासराव देशमुख भी मराठवाड़ा से आते थे, लातूर से, वह भी मराठा थे। और मराठा राजनीति के भीतर का एक अनूठा सच अगर जाति समीकरण के आश्रय देख रहे हैं तो सबसे बड़ी जाति समुदाय में मराठा 28% है। ओबीसी तो 38% है, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बिखरा है। नारा उसी के लिए दिया गया, एक है तो सेफ है। दलितों की तादाद और मुस्लिमों की तादाद तकरीबन 12-12% और उसके अलावे आदिवासी हो, ब्राह्मण हो या दूसरी ऊंची जातियां हो, ये 10% है। अब सवाल यह है कि इन सब के बीच अगर जाति की राजनीति मायने रखती है तो फिर देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, नागपुर से आते हैं, संघ के करीब हैं, राजनीति में फिट कैसे बैठेंगे अगर वो अगुवाई करने लगे तो? तब क्या मंत्रिमंडल के भीतर मराठाओं की तादाद बहुत ज्यादा होगी? मराठवाड़ा में से 7 विधायक बीजेपी के मराठा हैं और मराठा वोट बैंक में इस बार सेंध भी लगा दी गई। लेकिन बात इससे असल सीएम पद तक पहुंचती नहीं है और इसीलिए कहा गया पहले आप मुंबई में जाकर बैठिए। तो आज मुंबई में शिंदे की बैठक होनी थी फडणवीस और अजीत पवार के साथ, वो अपने गांव सतारा चले गए। कल भी नहीं बैठक होगी, परसों की बैठक, लेकिन वह भी संभव लग नहीं पा रही है। यानी जो तारीख पहले तय की गई थी कि 2 तारीख वानखेड़े स्टेडियम शपथ ग्रहण समारोह, मान लीजिए वो टल गया। कम से कम 4-5 दिन तो और टल ही गया। यह स्थिति बहुत साफ है। अब अगली बात क्या है? शिंदे चाहते हैं हम तीनों बैठें, उससे पहले मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताइए।
तो इसके लिए तय हो रहा है बीजेपी के भीतर की दरअसल दो पर्यवेक्षक भेजते हैं, एक नाम भेजते हैं, उस नाम के आश्रय सहमति बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की मौजूदगी रहेगी और वो जब नाम निकल कर आएगा तो उसके बाद बताया जाएगा और उसके बाद एक सहमति बन जाएगी कि बीजेपी का सीएम तो होना ही है, उसमें कोई तो मुश्किल है नहीं। अब यह सवाल यहां पर सबसे बड़ा है कि बीजेपी ने कल रात जो तकरीबन 3 घंटे तक मशक्कत महाराष्ट्र को लेकर चली, उसमें अपना एनालिसिस भी किया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 27.81% वोट मिले थे और 122 एमएलए उसके जीत कर आए थे। 2019 में परसेंटेज दो कम हो गया और 25.75% वोट मिले और सीटें भी कम हो गई, 103 सीट मिली। 2024 में 26.77% वोट मिले, यानी 14 और 19 के बीच में 26.77% बीजेपी को वोट मिले और सीटें मिल गई 132। इस 132 सीट तक आरएसएस ने पहुंचाया, इसीलिए वो कह रही है कि 132 लोगों को एकजुट करना फडणवीस की अगुवाई में ही संभव है। और बीजेपी और दिल्ली में बैठे नेता कह रहे हैं कि दरअसल मसला 132 का नहीं है, उसके साथ आपको अजीत पवार और शिवसेना को भी देखना है। अब जरा शिवसेना की एक हकीकत देखिए जिसको लेकर बीजेपी घबरा रही है। शिवसेना को 19.35% 2014 में मिले थे, 63 विधायक जीते थे। 2019 में 56 विधायक जीते और 16.41% इनका वोट हुआ और उस समय दोनों मिलकर आपस में लड़े थे और उस समय यह था कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर उद्धव ठाकरे की शिवसेना में नहीं हुआ तो दोनों ने अलग अलग रास्ता पकड़ा। मुख्यमंत्री पद पर हम बैठेंगे आप नहीं, आप बैठेंगे नहीं हम बैठेंगे, यह बहस में चीजें गुम हो गई। लेकिन 2024 में एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो तकरीबन 12.38% वोट ले जाती और 57 विधायक जीत जाते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो तकरीबन 10% वोट ले जाती है और 20 एमएलए जीत जाते हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 22.5%। यह एक ऐसा वोट बैंक है जिसमें एकनाथ शिंदे मराठा भी हैं और हिंदूवादी भी हैं। उद्धव ठाकरे हिंदूवादी भी हैं और ठाकरे की विरासत के साथ भी जुड़े हुए हैं, यानी 22.5% वोट के साथ 71 एमएलए उस शिवसेना के हैं जो शिवसेना इससे पहले कभी 71 के आंकड़े को छू नहीं पाई। तो क्या राजनीतिक तौर पर यह एक चुनौती है और यह चुनौती क्या आने वाले वक्त में एनसीपी से भी मिल सकती है? क्योंकि अपने तौर पर एनसीपी के वोट जो बढ़े, वोट ट्रांसफर के बाद लोकसभा में सिर्फ 3.6% था जो विधानसभा में बढ़कर 9% पार कर गया। उस समय विधानसभा की सीटें सिर्फ 6 जीत रही थी, लेकिन इस वक्त 41 एमएलए उसके जीत गए। यानी राजनीतिक तौर पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ना और भविष्य में इनका एक साथ हो जाना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तो बीजेपी चाहती है अभी से मुख्यमंत्री पद और राजनीति को साधने के तौर तरीके हुनर के साथ रखे जाए। लेकिन आरएसएस का कहना यह काम तो आप 2024 के लोकसभा चुनाव तक करते ही आए थे और उस समय तो आपका बंटाधार हो गया था क्योंकि बीजेपी अपने बूते लोकसभा के भीतर सिर्फ 79 सीट पर आगे थी विधानसभा में, जो 132 तक आरएसएस की वजह से ही गई। अब यहां से सवाल शुरू होता है कि आखिर दिल्ली सोच क्या रही है और आरएसएस से मेल क्यों नहीं खा रहा है और आरएसएस पहली बार चेतावनी क्यों दे रही है। इसी तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई को बनाया गया था, आरएसएस को जानकारी नहीं दी गई थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बनाया गया, आरएसएस को जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आरएसएस उस राजनीति के कालखंड में बीजेपी के साथ वैसी खड़ी भी नहीं थी जैसी महाराष्ट्र चुनाव में खड़ी हुई। इसीलिए अब वो चुनौती देने की परिस्थिति में है कि देखिए, बिना हमारे चीजें नहीं चलेंगी और राजनीतिक तौर पर यह गले की फांस दिल्ली के लिए है। इसलिए तमाम बैठकों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार सामने ऐलान ना हो जाए। अब यहां पर सवाल है कि मराठा क्यों और मराठा की राजनीति को पहली बार दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण मान रही है।
उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि दरअसल मराठा समुदाय महाराष्ट्र के भीतर गवर्नेंस में हो, पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में हो, ग्रामीण बैंकों से जुड़ा हुआ हो, लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं, निकाय चुनाव, उसके भीतर हो, तमाम जगहों पे मराठाओं की मौजूदगी, और मराठा कभी किसी दूसरी जाति के साथ अपने वोट को शेयर करने की स्थिति में रहे नहीं। और यह भी समझना होगा कि इस मराठा की काट के लिए बीजेपी गोपीनाथ मुंडे को आगे बढ़ाई थी। उस दौर को याद कीजिएगा तो गोपीनाथ मुंडे वंजारी समाज से और एनएस फरांडे हुआ करते थे, ये माली समाज से। इन्होंने मराठवाड़ा के भीतर राजनीति को साधा। कांग्रेस ने भी इसी तरीके से साधा था। उन्होंने गैर मराठा जितनी जातियां थी सबको एकत्र किया था अपने साथ, और उसके बीच में अपने तौर पर विलासराव देशमुख की मौजूदगी नजर आने लगी थी। यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने भी गैर मराठा समुदायों को एकजुट किया, बीजेपी ने भी वंजारी और माली यानी मुंडे और फरांडे के आसरे चीजों को आगे बढ़ाया, और इस बार मराठवाड़ा के भीतर माली, धनगढ़ और वंजारी समाज को एक साथ करके कहीं ना कहीं मराठा वोट बैंक में सेंध भी लगाई। अब यहां पर कोई भी अगला सवाल पूछेगा तो क्या बीजेपी के पास कोई नेता है? यह सवाल वाकई बड़ा है। इस सवाल का जवाब पहले यानी विनोद तावड़े के साथ जो हो गया, अगर वो ना हुआ होता तो कोई भी इस जवाब को दे सकता था कि हां, विनोद तावड़े एक नाम है जो मराठा है, लेकिन उनके साथ जो हुआ और जिसने किया वो भी जानता था कि दरअसल ये नाम आने वाले वक्त में राजनीतिक चुनौती देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। तो उनको निपटाने का काम, लेकिन उसके बावजूद भी मराठा राजनीति के बगैर बीजेपी अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। तो सवाल इसके बाद का है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री पुणे से आते हैं, मुरलीधर मोहोल। ये भी मराठा है, पुणे के मेयर रह चुके हैं। लेकिन इन सब से हटकर एक नाम सस्पेंस भरा है, या कहें एक जादुई नाम है। यह नाम दरअसल मराठवाड़ा के परभणी इलाके के जिंतूर विधानसभा से जीती उम्मीदवार का है। यह जो उम्मीदवार है ये मेघना बोर्डीकर है। हालांकि ये बहुत कम वोट से जीते, हमारी टीम ने बताया सिर्फ ये 4,516 वोट से जीती है। इन्होंने एनसीपी के, शरद पवार की एनसीपी के विजय भांबले को हराया है। दोनों को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन यहां समझना होगा कि मेघना वाडेकर के पिता जो हैं राम प्रसाद वाडेकर, राम प्रसाद वाडेकर एक वक्त कांग्रेस में रहे हैं, एक वक्त विलासराव देशमुख के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान मराठा स्ट्रांगमैन के तौर पर मराठवाड़ा के भीतर होती है। यानी नया नाम कोई निकल कर अगर आता है तो यह एक सस्पेंस है। क्या 1 तारीख को जो 2 पर्यवेक्षक आएंगे वो किसी नाम के साथ यहां पर आएंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में पहले मुख्यमंत्री को भी देखिएगा तो यशवंतराव चौहान मराठा थे। शरद पवार ने उन्हीं के साथ अपनी राजनीति को साधना शुरू किया, वह खुद मराठा हैं। और ध्यान दीजिए तो छत्रपति संभाजी नगर, जो औरंगाबाद नाम बदला गया, उसके समानांतर अगर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को आप देखिए, उसका नाम बदलकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी किया गया। और महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार इस नब्ज को एक है तो सेफ है कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ने की कोशिश की। यानी राजनीतिक तौर पर जो बात संघ सोच रहा है उससे उलट दूसरी तरफ बीजेपी के हाईकमान यानी दिल्ली के जरिए महाराष्ट्र को चलाने की सोच के पीछे यह धारणा है कि मराठी राजनीति को साधने के लिए जाति समीकरण देखना होगा और उसके साथ उसकी रिमोट को अपने हाथ में भी रखना होगा। असल पेच यहीं पर आकर फंस चुका है। क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री अभी तक जो सोचा जा रहा है उसमें से कोई नहीं? यानी एकनाथ शिंदे तो नहीं ही, क्या देवेंद्र फडणवीस भी नहीं? अजीत पवार डिप्टी सीएम पर उन्हें मंजूर है, वो जानते हैं कि उनकी राजनीति अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पर उनको मान्यता मिलेगी, वह और चुनाव मैदान में कूदेंगे। उसके बाद वह शरद पवार की विरासत को पूरे तरीके से ट्रांसफर कर पाएंगे। तो सवाल उनकी तरफ से नहीं है, सवाल
एकनाथ शिंदे की तरफ से है, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर आरएसएस का आगे बढ़ना उस हिंदुत्व वोट बैंक के आश्रय है जिस पर सेंध शिवसेना को दो हिस्सों में बांटकर दिल्ली की सियासत साधी गई और राजनीतिक तौर पर शिवसेना कमजोर हो गई या कहें बट गई। 3 सवाल, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है ये 3। क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस, या कहें बीजेपी ना कहें, यहां पर दिल्ली के भीतर बीजेपी के हाईकमान यानी मोदी शाह को इस बार आरएसएस चुनौती देने को तैयार है? और इस चुनौती का मतलब बहुत साफ है कि सीएम भी हमारा होगा और आने वाले वक्त में अध्यक्ष भी हम जिसे चाहेंगे वो बनेगा। आपकी सहमति की जरूरत नहीं है। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? तो अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर मानकर चलिए संघ की जीत हुई। संघ के सामने दिल्ली नतमस्तक हुई। बीजेपी के भीतर एक उत्साह का संचार हो गया। राजनीतिक तौर पर अगर इसके उलट होता है और कोई ओबीसी या मराठा निकलकर सामने आता है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व उनके पीछे खड़ा नजर आता है, तो मानकर चलिए राजनीति जीत गई। हाईकमान दिल्ली में बैठा हुआ, उसकी अपनी बिसात पर उसने अपनी चालें फेंकी और संघ को झुकना पड़ा भविष्य की राजनीति को लेकर। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इस दौर में जिस संघ ने महाराष्ट्र की राजनीति को अपने अनुकूल नाप लिया, उसमें पहली बार एकनाथ शिंदे को यह महसूस तो नहीं होने लगा है कि आने वाले वक्त में जो हृदय हिंदू सम्राट और जिस बाला साहब ठाकरे का वो जिक्र करते हैं और वो खुद जहां पर खड़े हैं, उनकी अपनी राजनीति जहां पर खड़ी है, उसमें अगर जरा सा मोड़ आ गया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को लेकर उनके परिवार के प्रति संघ सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, तो फिर उनकी राजनीति तो कहीं की नहीं रहेगी। तो फिर क्या दिल्ली और क्या महाराष्ट्र, वो तो एक झटके में राजनीतिक तौर पर बेघर हो जाएंगे। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल शायद एक अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच खड़ा है। क्या यह टकराव महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एक ऐसे समीकरण को जन्म दे सकता है जहां पर अभी तक, यानी 23 तारीख से होते होते पूरा नवंबर बीत जाएगा और दिसंबर महीना शुरू हो जाएगा और सीएम के नाम पर सहमति लगा पाने की स्थिति में कोई नहीं होगा? यह स्थिति 26 नवंबर को जो टर्म पूरा हुआ, सवाल उस पर एक सवालिया निशान भर नहीं है, बल्कि बीजेपी के भीतर की राजनीति का टकराव पूरे उबाल पर है। और इस उबाल में दिल्ली की सत्ता पहली बार न सिर्फ कमजोर नजर आएगी, बल्कि आने वाले वक्त में एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी के भीतर सांगठनिक तौर पर और उसके बाद नेतृत्व के तौर पर नजर आएगा। सब कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर टिका हुआ है, यह मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।